नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग के एक प्रोजेक्ट से इंडिया का क्या नाता है, क्यों कोल माइनिंग के इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, श्रीलंका के अगेंस्ट UNHRC के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा इस रेजोल्यूशन के ऊपर और क्यों। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे, MTP बिल जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बिल पास हो गया है, सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना बाकी है। बिल के मुख्य प्रोविजंस और बिल का क्रिटिसिज्म हम डिस्कस करेंगे। ये एक आर्टिकल हिंदू का, इसमें भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू का क्वेश्चन देखो। एक इशू जो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है वो है पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित। महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ आपको पता ही है। अभी देखो जांच तो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जैसी खबरें अभी तक आई हैं उसके अनुसार वहाँ के जो मुंबई के कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने सचिन वाजे को आदेश दिया था कि आपको हर एक महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं कितने नहीं हैं वो तो देखो जांच में ही पता लगेगा। बट देखो एक बात साफ है कि पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज होकर काम किया। अगर देखो पुलिस के ऊपर एक्सटॉर्शन के आरोप सही साबित होते हैं तो कितनी बड़ी बात है। मतलब पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करना। एक पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, होब्स का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि आई गिव माई राइट्स, यू गिव योर राइट्स, और हम एक थर्ड पार्टी को राइट्स देते हैं। वो थर्ड पार्टी कौन है? वो थर्ड पार्टी स्टेट ही तो है। हमने स्टेट को पावर्स क्यों दी हैं? स्टेट को देखो हमने इस विश्वास के साथ पावर दी है ना कि हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। अगर देखो गवर्नमेंट जो स्टेट्स की तरफ से खुद ही एक्सटॉर्शन में लगी हुई है तो फिर स्टेट की स्थापना के पीछे पूरा का पूरा जो लॉजिक है वही गड़बड़ा जाता है। तो अपने आप में अगर आप ये चीज़ें डिस्कस करोगे एकेडमिया के साथ तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। नॉर्मल भाषा में तो लोग बोल देते हैं ऐसा ही होता है, चलता है, लेकिन चलना नहीं है। और इसी से संबंधित आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए कि पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस के सामने घुटने टेक देती हैं। और ये तो चलो बात की कि हाँ पॉलिटिकल लीडर्स ने आदेश दिया जब पुलिस एक्सटॉर्शन कर रही है। और भी आप काफ़ी बारी ऐसी खबरें सुनते हो कि पुलिस इंस्पेक्टर पावर्स ना होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर से पैसे ऐंठ रहे हैं कागज़ दिखाने के नाम पे, खुद ही इंडिविजुअल उगाही कर रहे हैं। तो कैसे इस चीज़ को रोका जाए, कैसे पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसे इंप्रूव किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग के एक प्रोजेक्ट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक बेसिन है, गैलीली बेसिन, और इस बेसिन में कोल माइन है, कारमाइकल माइन। लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ से कोल को माइन करने का प्रोजेक्ट लिया है अदानी इंडस्ट्रीज ने। हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं अदानी, इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है इस कारमाइकल माइन में कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोल की माइनिंग करने के लिए। अदानी इंडस्ट्रीज यहाँ पर $16.5 बिलियन से इन्वेस्ट करेगी कोल माइनिंग के लिए। यहाँ से देखो जो कोल की माइनिंग होगी उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा। अब वैसे तो देखो ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोकल जॉब्स पैदा होंगी काफ़ी सारी, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार की। बट आर्टिकल में काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के विरोध में। सबसे पहला इशू है फाइनेंसिंग का। आज के समय में देखो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना उतना फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया है, क्योंकि दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रोड्यूस होने लगी है और सस्ती भी पड़ती है।
तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है 16.5 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोजेक्ट में, ऑस्ट्रेलिया सरकार की सब्सिडी के बिना ये प्रोजेक्ट सफल हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार सब्सिडी दे रही है इस प्रोजेक्ट को, तभी अदानी इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ा है। अदानी वाले देखो 17 इंटरनेशनल बैंक्स के पास गए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन लेने के लिए, लेकिन 17 इंटरनेशनल बैंक्स ने मना कर दिया कि भैया हम आपको लोन नहीं दे सकते। एक तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका वायबल नहीं है, इतना फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से इन्वायरमेंट को भी काफ़ी डैमेज पहुंचेगा, तो हम आपको इस प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देंगे। एसबीआई से भी लोन मांगा गया है। एसबीआई के पास फाइल अभी अंडर स्क्रूटनी है, यानी एसबीआई ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। तो ये पहला पॉइंट है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, फिर भी अदानी इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है। और इस प्रोजेक्ट का ऑस्ट्रेलिया की लोकल जनता ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया। बात करें एमिशंस की, देखो आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में हो रहा है उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है CO2 एमिशंस। 36 बिलियन मैट्रिक टन CO2 एमिट हुआ 2019 में, जिसमें से देखो 40% एमिट हुआ सिर्फ और सिर्फ कोल की वजह से। और ये जो कारमाइकल माइन होगी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग होगी जब यहाँ से कोल की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हर साल 60 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया जाएगा और 60 साल के लाइफ स्पैन में ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन टन कोल जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। ये सब डेटा आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बड़ी पिक्चर समझिए कि ये जो कोल माइन है इससे कितना नुकसान होगा। 2019 में देखो 8 बिलियन टन कोल पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से 1/6 यानी 8/6 कोल का एक्सपोर्ट हुआ। और वर्ल्ड में जितना कोल का एक्सपोर्ट होता है ना, 1/3 तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। और ऑस्ट्रेलिया जितना कोल का एक्सपोर्ट करता है उसमें से 16% यानी 16% इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ये जो कारमाइकल कोल माइन होगी इसका प्राइमरी बायर होगा इंडिया। अब देखो जब ऑस्ट्रेलिया के इस माइन से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आसपास का इन्वायरमेंट तो प्रभावित होगा ही, आसपास के लोगों की हेल्थ जो है वो तो प्रभावित होगी ही, लेकिन चूंकि इंडिया इस माइन से सबसे ज़्यादा कोल को इंपोर्ट करेगा, इंडिया में जब उस कोल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी तब यहाँ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा हेल्थ डैमेज होगा। एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारे देश में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की प्रीमेच्योर यानी समय से ही पहले डेथ हो जाती है कोल की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। एक अनुमान के अनुसार यूएसए में जो कोल फायर्ड पावर स्टेशंस हैं, यहाँ पर देखो जितनी वैल्यू की पावर प्रोड्यूस होती है ना, फॉर एग्जांपल जितनी पावर प्रोड्यूस हुई उसकी टोटल वैल्यू है 100 करोड़, तो इससे 1 to 6 टाइम्स हेल्थ डैमेज हो जाता है, क्योंकि कोल फायर्ड पावर स्टेशन से पोल्यूशन होता है तो काफ़ी तरह के डिजीज़ का सामना लोगों को करना पड़ता है आसपास के, जैसे हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, लंग कैंसर। तो इनके इलाज करवाने में ऑलमोस्ट जितनी वैल्यू की पावर प्रोड्यूस हुई है उससे 1 to 6 टाइम्स हेल्थ डैमेज हो जाता है, इलाज करवाने में खर्चा हो जाता है। और जब भी देखो बात की जाती है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर इस कारमाइकल माइन में 16.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन देखो जब रेवेन्यू जनरेशन का एस्टिमेशन लगाया जाता है तो इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता कि इन्वायरमेंट को कितना डैमेज पहुंच रहा है, जिससे इकोनॉमिकली बहुत नुकसान पहुंचेगा, हेल्थ डैमेज कितना हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों को कंसिडर करके रेवेन्यू एस्टिमेशन लगाया जाए ना, तो फिर कोल में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा मिलेगा। लेकिन हेल्थ डैमेज, इन्वायरमेंट डैमेज, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स, बुश फायर, इंटेंस रेनफॉल ये सब देखने को मिली हैं और कहीं ना कहीं इनका लिंक क्लाइमेट चेंज से है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को तो बल्कि
डीपली कंसर्न्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू के बारे में। और इसके साथ साथ इंडिया को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इंडिया उन देशों की लिस्ट में टॉप में आता है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इंडिया को बहुत ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज से। और इंडिया पर तो अभी प्रेशर भी है, जैसे काफ़ी सारे देश, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एक निश्चित समय से पहले, फॉर एग्जांपल 2050 से पहले हम कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हो उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हो, नेट कार्बन एमिशन जीरो होगा। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर है, इंडिया भी जल्द ही इसी प्रकार का टारगेट अनाउंस करने वाला है। तो एक तरफ इंडिया पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहता है, दूसरी तरफ फिर अदानी को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देना और बाद में इसी कोल माइन से कोल को इंपोर्ट करने का प्लान, इससे तो फिर इंडिया अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग के एक प्रोजेक्ट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। UNHRC के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा प्री में, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। UNHRC पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये देखो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी, मतलब इससे पहले वाली बॉडी थी UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। लेकिन UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की विश्वसनीयता पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, तो इसलिए इस बॉडी को तो ख़त्म कर दिया गया UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई बॉडी इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम है UNHRC, यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कब इस्टेब्लिश हुई ये बॉडी? 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 47। वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स के आधार पर विभिन्न देशों को मेंबर बनाया जाता है इस काउंसिल में, और एक इलेक्टेड मेंबर का जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है। कोई भी मेंबर लगातार 2 टर्म्स के लिए इस काउंसिल का मेंबर रह सकता है। काम क्या है इस काउंसिल का? देखो, ये काउंसिल 193 यानी 193 जो UN मेंबर स्टेट्स हैं उनमें ह्यूमन राइट्स से संबंधित इश्यूज का पीरियडिकली रिव्यू करती है, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। इस रिव्यू में 193 UN मेंबर स्टेट्स में देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में ये पाया जाता है कि किसी देश में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो फिर उस देश के अगेंस्ट नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो कि अभी हुआ भी है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन की देखरेख भी UNHRC के द्वारा की जाती है। ये तो हमने बात की बेसिक्स की। कंटेस्ट क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इस बॉडी के बारे में? हम देखो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में UNHRC के द्वारा श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है। क्यों श्रीलंका ने ऐसा क्या किया है? श्रीलंका में देखो 26 साल तक एक सिविल वार चला, 1983 से लेके 2009 के बीच। एक तरफ सिन्हालीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE, ये इंसर्जेंट ग्रुप था जो कि श्रीलंका में एक अलग से देश की स्थापना करना चाहता था। इस सिविल वार में देखो श्रीलंकन फोर्सेस और तमिल रिबल्स के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने वार एट्रोसिटीज़ की, यानी युद्ध के दौरान बहुत सा अत्याचार किया गया और इस युद्ध में 1 लाख लोगों की जान चली गई। खास करके श्रीलंकन फोर्सेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि बहुत सारे महिलाओं का रेप किया गया, काफ़ी निर्दोष लोगों की भी हत्या कर दी गई इस ग्रुप के खिलाफ लड़ाई के नाम पर। अब देखो काफ़ी साल हो चुके हैं, श्रीलंका के ऊपर प्रेशर ये है कि आपकी फोर्सेस ने युद्ध के दौरान जो अत्याचार किया, आप उन लोगों की कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स कीजिए, उनकी जवाबदेही तय कीजिए, जिन्होंने वार एट्रोसिटीज़ की उनको आप सज़ा दिलवाइए। ये प्रेशर श्रीलंका की सरकार के ऊपर है काफ़ी सालों से।
2015 से लेके 2020 के बीच श्रीलंका में सिरिसेना प्रेसिडेंट थे। और देखो, जब सिरिसेना प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने UNHRC से कमिटमेंट की थी कि हम इन इश्यूज पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेज करेंगे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वार एट्रोसिटीज के लिए। लेकिन देखो, अब श्रीलंका में राजापक्से ब्रदर्स सत्ता में हैं। महिंदा राजापक्से प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो भाई हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो फिर से जब इनकी सरकार आई है, ये दोनों भाई सत्ता में आए हैं, तो माइनॉरिटी राइट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया गया है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है श्रीलंका में 2015 से पहले जो सिचुएशन थी उस समय देखो डेमोक्रेसी डेफिसिट देखने को मिलता था। प्रेसिडेंट थे महिंदा राजापक्से, उन्होंने संविधान को भी चेंज कर दिया था। वो धीरे धीरे श्रीलंका का जो रजीम है वो अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ बढ़ रहा था। ठीक वैसी ही सिचुएशन फिर से पैदा होनी स्टार्ट हो गई है। अभी एक बार फिर से डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखने को मिल रहा है और UNHRC से जो कमिटमेंट की थी उनके प्रीडिसेसर यानी सिरिसेना ने उन कमिटमेंट से पीछे हट गई है राजापक्से की सरकार। अभी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो रहा है और वो लोग जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कुछ NGOs, उनके ऊपर सर्विलियंस की जा रही है। और वार एट्रोसिटीज़ के केसेस में, जो वार एट्रोसिटीज़ के केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में, उनमें भी श्रीलंका की सरकार के द्वारा इंटरफेरेंस की जा रही है ताकि वार एट्रोसिटीज़ के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी काफ़ी बातें सरकार और सरकार के द्वारा सपोर्टेड लोगों के द्वारा बोली जा रही हैं, जिसे कहा जाता है एंटी माइनॉरिटी रेटोरिक। तो इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं सर्कमस्टांसिस में अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 46th सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, तो इस सेशन में श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया। उस रेजोल्यूशन का नाम है प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। देखो, ये जो रेजोल्यूशन है मेंशन करता है कि अभी श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ये काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा UNHRC का ये रेजोल्यूशन UNHRC के चीफ को मैंडेट देता है कि आप श्रीलंका के सिविल वार में जो क्राइम हुए थे उनसे संबंधित एविडेंस को कलेक्ट कीजिए और उस एविडेंस को संभाल के रखिए। अब देखो, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया का क्या एंगल इन्वॉल्व है इस पूरे इशू में। इंडिया का देखो एंगल इन्वॉल्व है। इंडिया के लिए धर्म संकट जैसी सिचुएशन थी। कैसे? इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जाए या फिर इस रेजोल्यूशन का विरोध किया जाए। विरोध क्यों, सपोर्ट क्यों? सपोर्ट तो देखो इसलिए क्योंकि श्रीलंका में जब वार एट्रोसिटीज हुई थी तो उसमें जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ था। और तमिल हमारे देश में रहते हैं बड़ी संख्या में, आपको पता है, तमिलनाडु में। तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था इस रेजोल्यूशन का कि भैया जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं माइनॉरिटीज़ पे ऊपर अत्याचार के, तमिल माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार हुआ जब सिविल वार चला, तो उसको आप सज़ा दीजिए। तमिल पार्टीज़ का प्रेशर भी रहता है सरकार के ऊपर कि आप श्रीलंका की सरकार को प्रेशराइज कीजिए उन लोगों को सज़ा देने के लिए जिन्होंने वार एट्रोसिटीज़ की थी। तो इस रेजोल्यूशन का इंडिया समर्थन करे, ऐसा प्रेशर तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा से सरकार के ऊपर लगाती आई हैं। वो बात अलग है कि अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस चल रहे हैं तो सरकार के ऊपर बल्कि प्रेशर और भी ज़्यादा था क्योंकि इलेक्शंस में वोट लेने हैं तमिलनाडु में। दूसरी तरफ अब आपके मन में आया होगा विरोध क्यों करे सरकार इस रेजोल्यूशन का? विरोध करने का क्या मायने हैं? विरोध करने के मायने देखो सिंपल हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और ऑलरेडी हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस के तले आते जा रही हैं। अगर इंडिया इस रेजोल्यूशन का विरोध करता है तो श्रीलंका को भी लगता है कि हाँ भाई, इंडिया ने हमारा साथ दिया है, इंडिया हमारा सच्चा दोस्त है। मुश्किल की घड़ी में रेजोल्यूशन की जब बात आई तो हमारा साथ दिया और रेजोल्यूशन का विरोध किया। तो ये एक एस्पेक्ट बनता था कि इंडिया को इस रेजोल्यूशन का विरोध करना चाहिए था। अब फाइनली बताइए इंडिया ने क्या डिसीजन लिया होगा? इंडिया ने देखो ना तो इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया और ना ही इस रेजोल्यूशन का विरोध किया। इंडिया ने कहा कि भैया हम तो एब्सटेन करेंगे।
इस रेजोल्यूशन के समर्थन में देखो 22 देशों ने अपना वोट दिया आउट ऑफ 47। 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, इन देशों ने एब्सटेन किया। देखो वैसे तो अगर तमिल माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इशू नहीं होता तो शायद पड़ोसी होने के नाते इंडिया भी इस रेजोल्यूशन का विरोध ही करता। चूँकि सिविल वार में तमिल माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो इसलिए इंडिया ने एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश की है कि ना तो श्रीलंका को नाराज़ किया जाए और ना ही ऐसा सिग्नल जाए कि इंडिया ने तमिल माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। तो इंडिया ने एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश की। ईजी वे यही था कि एब्सटेन किया जाए और इंडिया ने एब्सटेन ही किया। इवन देखो इससे पहले भी जब इस UNHRC में वोटिंग की बारी आई 2012 में, हालांकि इंडिया ने श्रीलंका में हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म का तो सपोर्ट किया, बट इंडिया ने उस समय यह भी कहा था कि श्रीलंका की सरकार की सहमति के साथ ही कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए श्रीलंका में हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित इश्यूज में। तो एक उस समय बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन श्रीलंका को काफ़ी बुरा लगा था कि आपने हमारे खिलाफ वोट दिया और श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वेस्टिगेशन के पक्ष में आपने वोट दिया। उसके बाद 2014 में इंडिया ने अपनी गलती सुधारी। इंडिया ने एब्सटेन किया जब श्रीलंका के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आया था। तो अब एक बार फिर से जब श्रीलंका के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आया है तो इंडिया ने एब्सटेन किया है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया के जो कंसर्न्स हैं श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेके वो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया अत्याचार तमिल माइनॉरिटीज़ पर हुआ था और इंडिया हमेशा से चाहता है श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी को पावर शेयरिंग में उनका रोल हो, मतलब तमिल डोमिनेटेड जो रीजन्स हैं उनको ज़्यादा पावर मिले, वो अपने आप को खुद से गवर्न कर सकें। बट दूसरी तरफ इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इंडिया श्रीलंका को अपसेट भी नहीं कर सकता। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि शायद सरकार जो है वो रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दे, क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं तो हो सकता है तमिल वोट्स को हासिल करने के लिए इंडिया इस रेजोल्यूशन के पक्ष में सपोर्ट कर दे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार को लगता था कि अगर रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया जाएगा तो श्रीलंका काफ़ी नाराज़ हो जाएगा, फिर रिलेशंस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में ना जाते हुए एब्सटेन किया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल MTP बिल के पास होने से संबंधित है। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। ये बिल जो है ये देखो 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड करता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो बिल में काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं। पहले बिल के प्रोविजंस की बात करते हैं, उसके बाद बिल के फ़ायदों की हम बात करेंगे, फिर जो इश्यूज़ हैं उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखो 1971 का जो एक्ट था ना, उसमें एनी मैरिड वुमन और हर हस्बैंड वर्ड इस्तेमाल किया गया था। यानी प्रेगनेंसी किसी मैरिड महिला की हो सकती है, बट अब जो ये बिल पास हुआ है, पहले लोकसभा से हो गया था, अब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। तो अब इस नए अमेंडमेंट बिल में एनी मैरिड वुमन और हस्बैंड की बजाय एनी वुमन और हर पार्टनर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखो 1971 में सिर्फ मैरिड वुमन का नाम लिया गया था, तो अगर कोई महिला एबॉर्शन करवाने जाती हैं और वो मैरिड नहीं हैं तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। तो उस स्टिग्मा को हटाने की कोशिश की गई है इस बिल में, एनी वुमन और हर पार्टनर वर्ड का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की जो लिमिट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब देखो मैरिड वुमेन या फिर अनमैरिड वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर दूसरे डिवाइस के फेल होने की सिचुएशन में 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। समझ गए? मान लीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया गया था प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन
वो मेथड फेल हो गया और अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में 20 हफ्तों तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करवाया जा सकता है मैरिड महिला के द्वारा या फिर अनमैरिड महिला के द्वारा। इसके अलावा देखो, अगर 20 से लेके 24 वीक्स के बीच की अगर प्रेगनेंसी है तो उसे टर्मिनेट करवाया जा सकता है स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन के द्वारा, जिनको बाद में डिफाइन किया जाएगा जब ये बिल पास हो जाएगा। बिल तो पास हो गया है, प्रेसिडेंट की एसेंट बनते ही एक्ट बन जाएगा और उसके बाद रूल्स आएंगे, एमटीपी रूल्स। उन रूल्स में डिफाइन किया जाएगा कौन सी वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन है जो 20 से लेकर 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। एग्जाम्पल वैसे दिया गया है सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन, जैसे डिफरेंटली एबल्ड वुमेन और माइनर्स। इनको शामिल किया जाएगा जो रूल्स आएंगे अभी। इनके द्वारा 20 से लेकर 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पे ये है, अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर 20 से लेके 24 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर 24 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तो इसके लिए स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन जरूरी है। स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड कहेगा कि हाँ, 24 हफ्तों से ज़्यादा की जो प्रेगनेंसी है इसे टर्मिनेट कर दीजिए, तभी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज़्यादा की है। बिल में प्रोविज़न ये भी है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक मेडिकल बोर्ड गठित करना होगा जिसमें ये सब मेंबर्स होंगे, जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा। गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है, वो डॉक्टर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सपर्ट होता है। एक पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड या फिर चाइल्ड रिलेटेड डिजीज़ में एक्सपर्ट होता है। रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल इमेजिंग में एक्सपर्ट होता है, जैसे एक्सरे, या फिर कोई दूसरा मेंबर जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा और उसमें ये सब मेंबर होंगे। नेक्स्ट, वो महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया है उनके नाम या फिर दूसरी डिटेल्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल करके रखा जाएगा और तभी रिवील किया जाएगा जो लॉ के अनुसार ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो देखो, ये जो बिल पास हुआ है इसके काफ़ी सारे फायदे हैं कि काफ़ी बार 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद फीटस में एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट होती हैं, तो फिर वो प्रेगनेंसी वांटेड होने के बजाय अनवांटेड हो जाती हैं। पेरेंट्स को लगता है कि एबनॉर्मल बच्चे का अगर जन्म होगा तो उनके लिए सही नहीं होगा, तो उस समय वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं। अब लिमिट इंक्रीज कर दी गई है तो वो करवा सकेंगे। हेल्प्स स्पेशल कैटेगरी वुमेन, क्योंकि देखो ये अलाउ किया गया है स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के बीच की भी अगर प्रेगनेंसी है तो वो टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो इससे रेप विक्टिम्स, इल एंड अंडर एज वुमेन, उनको फ़ायदा होगा, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं कुछ एडवर्स सिचुएशन में। नेक्स्ट, बेनिफिशियल फॉर अनमैरिड वुमेन, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, पहले वाला जो एक्ट था वो सिर्फ मैरिड महिलाओं के लिए था, लेकिन इस बिल में अनमैरिड वुमेन की भी बात की गई है। इसके बाद हम इस बिल से जुड़े इश्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला इशू है वायबिलिटी ऑफ फीटस। वायबिलिटी ऑफ फीटस का मतलब देखो ये होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, कौन से हफ्ते में वो बच्चा अगर बाहर आ जाता है तो सरवाइव कर पाएगा। पहले तो देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होती नहीं थी, लेकिन आज के समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो मतलब 28 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद, यानी 7 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद अगर बच्चा बाहर आ जाता है तब भी वो सर्वाइव कर जाता है लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सहायता से। और काफ़ी केसेस में तो इवन वो 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चा बाहर आ जाता है तो वो सर्वाइव कर लेता है कई केसेस में। लेकिन एवरेज माने तो मेडिकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 7 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा बाहर आता है तो वो सर्वाइव कर जाता है। तो देखो, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन
का जो ये पीरियड है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ये कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा फीटस की वाइबिलिटी के। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये है, एक तो देखो आप प्रेगनेंसी को तब टर्मिनेट करो जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, फीटस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। एक तब टर्मिनेट करो कि जब वो ठीक ठाक कंडीशन में है, बाहर आता है, तब भी उसका जन्म हो जाएगा, तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा। तो थोड़ा ये गलत है। तो इसीलिए राइटर कहते हैं ये जो टर्मिनेशन लिमिट इंक्रीज की गई है ना, टाइम पीरियड इंक्रीज किया गया है, ये फीटस की वाइबिलिटी के अगेंस्ट होगा। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर ए मेल चाइल्ड। वैसे देखो ये पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन अभी भी आपको पता है बहुत सारे इलीगल सेंटर ऐसे हैं जो पनप रहे हैं। तो फिर सरकार ने ये जो एबॉर्शन के लिए रूल्स लिबरल बनाए हैं ना थोड़े से, इसकी वजह से मेल चाइल्ड की चाहत में जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज हैं वो और ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट है चेंज ऑफ चॉइस। देखो अभी ये जो बिल पास हुआ है इसमें इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे पर्सनल चॉइस, सडन चेंज इन सर्कमस्टांसिस, जैसे पार्टनर की डेथ हो गई या फिर पार्टनर के साथ सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो महिला की जो चॉइस है वो बदल गई है, महिला अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। लेकिन इन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया ही नहीं गया है बिल में। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, बिल में मेडिकल बोर्ड्स को गठित करने की बात कही गई है, लेकिन देखो हेल्थ केयर पे बहुत कम खर्चा सरकार करती है, तो इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करना पड़ेगा जिसमें सरकार कोताही बरतेगी। और रिमोट एरियाज़ में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको बोर्ड एक्सेस करने में बहुत दिक्कत आएगी। कोई टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई है कि मेडिकल बोर्ड कितने समय में किसी रिक्वेस्ट को एड्रेस करेगा। और बोर्ड देखो प्रेग्नेंट महिला के काफ़ी सारे टेस्ट करवाएगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, तो ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, बिल में देखो आपको याद होगा एक प्रोविजन ये है कि 20 से लेकर 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमन के द्वारा, जैसे डिफरेंटली एबल्ड वुमन, माइनर्स, या फिर ये पता लग जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है, फीटस जो है, वो मेंटली डिसेबल होगा। अगर उसका जन्म होता है, फीटस में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो फिर इस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। राइटर कहते हैं देखो ये प्रोविज़न करके सरकार तो इस बात को मान रही है कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं वो होते ही नहीं हैं। सरकार ये मान रही है ऐसा प्रोविज़न करके कि ऐसे बच्चों का जन्म अगर हो जाता है तो वो अनडिजायरेबल हैं, वो सोशली अनप्रोडक्टिव हैं, तो इसलिए उनको एलिमिनेट करना जायज़ है। इसीलिए सरकार ने ऐसा प्रोविज़न किया है। कंक्लूजन में कहा जाता है देखो पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, बच्चा पैदा करना है या फिर नहीं करना है, ये महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो ये बिल जो है, जो कि एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही, ये बिल इस जजमेंट की एसेंस और महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अनुसार नहीं है। बिल में काफ़ी कमियां हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एमटीपी बिल 2020 से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।